हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स, है ना। तो अब जैसे कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में यदि कोई चीज है तो वो है राइट टू यूज को असेस करना। तो स्टैंडर्ड भी इस चीज के लिए बहुत ही केयरफुल है और हमको काफी बड़ा गाइडेंस जो है स्टैंडर्ड ने दिया है कि भाई राइट टू यूज आइडेंटिफाई करने के बाद ही लीज अकाउंटिंग करिएगा, ऐसे नहीं। तो आपको राइट टू यूज को इवैल्यूएट करने के लिए तरह तरह के गाइडेंस, तरह तरह के मार्गदर्शन जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा रहा है। और उसी चेन में ऐड करते हैं हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कि डायरेक्ट द यूज ये क्या है। मतलब आपने कंट्रोल किया, किसी एसेट्स को आप कंट्रोल करते हो, है ना। तो जब आप किसी एसेट्स को कंट्रोल करते हो तो उसके यूटिलाइजेशन को, उसके यूज को, उसके एंड यूज को क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एक प्रकार से कंट्रोल की ही कैटेगरी हो गई ये डायरेक्शन करना, है ना। तो डायरेक्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड का क्या कहना है और यहाँ पे क्या क्या चीज कवर होती है। कहता है सेकंड क्राइटेरियन इन द कंट्रोल असेसमेंट इज टू डिटरमाइन वेदर द कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। Decision about how and for what purpose an asset will be used। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी ये आपका कीवर्ड हो गया एक प्रकार से। जब अपने लोग आंसर लिखेंगे तो ये कीवर्ड्स जो है एटलीस्ट एग्जामिनर को दिखना ही दिखना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि फिर नंबर कटते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और ये सारी की सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने ही बोल्ड वगैरह करके दे रखी है अपने को कि आपको फोकस जो है वो इस चीज के ऊपर करना है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज एंड एसेट्स विल बी यूज्ड। इस बात का डिसीजन कौन ले सकता है कि किसी एसेट्स को कैसे और किस काम में लिया जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है? जिसके पास में ये पावर है वही उस पर्टिकुलर एसेट्स को डायरेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास में ये पावर है और आप हमसे ये सर्विस ले रहे हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स हो गया तो आप फिर लेसी बन जाएंगे, ठीक है। और जो आपको वो एसेट्स दे रहा है, आइडेंटिफाइड एसेट्स दे रहा है, वो लेसर बन जाएगा। तो लेसी और लेसर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही तभी होगा जब राइट टू यूज आ जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, है ना। तो देखिए ये कह रहा है कि decisions about how and for what purpose and assets will be used are the most relevant factors to consider when assessing which party directs the use of the identified assets, because such rights determine the economic benefit that can be derived from using the assets during the period of use। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि यूज को जो व्यक्ति डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है एसेट्स के यूज को, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उसी को ही फ्लो होंगे, है ना। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एसेट्स को ऑपरेट करने का, यूज करने का अल्टीमेट पावर मेरे पास में है तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी मुझे ही मिलने वाले हैं, राइट। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन ये डायरेक्शन दे रहा है ना। एसेट्स को यूज करने का डायरेक्शन या डायरेक्ट टू यूज का राइट किसके पास में है। डिसीजन रिगार्डिंग वेयर एंड व्हेन द एसेट इज टू बी यूज्ड, ओके, where and when the asset is to be used are likely to be more important than how those decisions are implemented. For example, if a customer outsources operation of an assets to an outside service provider, the outsourcing does not typically influence the economic benefits that can be derived from the assets। Now दोस्तों अब आपको देखो ये एग्जाम्पल अपने लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने अपना ऑपरेशन कोई आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स मतलब किसी दूसरे थर्ड पार्टी को आपने ट्रांसफर कर दिया। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको चला रहा है, बट अल्टीमेटली आउटसोर्स कर दिया तो आउटसोर्स करने की आप उसको फीस दे रहे हो, उसका रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको, बट उस एसेट्स के ऊपर या उस ऑपरेशन के ऊपर अधिकार तो आपका ही है। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब हो सकता है किसी चीज के अंदर ये राइट टू डायरेक्ट यूज जो है वो सामने वाले के पास में नहीं गया, इवन दो थर्ड पार्टी उस चीज को ऑपरेट कर रहा है। यानी एसेट्स को जो यूज करने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ नाम मात्र का ही यूज कर रहा है, असली मायने में देखा जाए तो यूज के ऑर्डर किसी और से मिल रहे हैं, ऊपर वाले से, है ना। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है एसेट्स को यूज करने के लिए दोस्तों, तो अब आप ही खुद ही समझ जाइए कि असली मायने में राइट टू यूज जो है वो किसके पास में है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये स्टैंडर्ड
कि डिसीजंस रिगार्डिंग वेयर एंड व्हेन द एसेट इज टू बी यूज्ड आर लाइकली टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ दोज डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। सो इंप्लीमेंट करने वाला कौन हो गया? जिसको आपने आउटसोर्स किया है, उसको ऊपर से ऑर्डर आएंगे, वो उस प्रकार से एसेट्स को ऑपरेट करेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास में एक फैक्ट्री है और वो बिल्कुल खाली पड़ी है। मैंने क्या किया, उस फैक्ट्री को ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, और मैंने कहा कि आप लोग इस फैक्ट्री को चलाओ, ठीक है। बट क्या है, मैं कहता हूं दिन में प्लांट इतने देर चलेगा, प्रोडक्शन इतना होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये होगी, मतलब कहने का मतलब ऑल टुगेदर सारी डिसीजन पावर मेरे हाथ में ही है। तो मैंने जो उन लोगों को फैक्ट्री चलाने के लिए दी है, उनका काम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, रादर देन उस चीज को यूज करना है ना। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में इन सारी चीजों से दोस्तों डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टैंडर्ड दोस्तों इसीलिए प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, है ना। अगर आपने गौर किया होगा अब तक की जर्नी में, तो आपको इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड आवर प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम लोग इंटर में पढ़ते हुए आते थे। वहां पे इतनी सारी डिस्कशन कहां थी? AS19 चालू हुआ और खत्म हो गया, ठीक है। AS19 में था ही क्या, वो मिनिमम लीज पेमेंट, लीज रेंटल आएंगे, ये वो, और फिर बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और थोड़ी बहुत वो IRR कंप्यूट कर लो, खेल खत्म हो गया अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, ठीक है। यहां पर तो ये चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है स्टैंडर्ड। ये कह रहा है कि भाई मैं ये भी बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। स्टैंडर्ड ही बड़े सारे सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर प्रिंसिपली आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। हो सकता है जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था ना दोस्तों, वैसे ही लीज वाला स्टैंडर्ड है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर से कुछ भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं वो कैसा किस नेचर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग होगी। तो यहां पे भी आपको लीज के वर्ल्ड में ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट, तरह तरह के एग्रीमेंट पढ़ने को मिल सकते हैं, जो दिखावे में तो कुछ और है लेकिन सब्सटेंस के अंदर कुछ और ही हो सकते हैं, है ना। तो समटाइम्स हो सकता है कि जो चीज आपको लीज लगे प्राइमरी, मतलब एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन सेट कर सकता है कि वो आपको ट्रैप में घुसाने की कोशिश करे कि लीज है, लीज है, लीज है, लेकिन आपको फिर बाद में इस स्टैंडर्ड के गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए बात जो है वो पूरी मतलब कंक्लूजन तक जाना है कि भाई लीज है या फिर नहीं है ना। तो लीज है या फिर नहीं है, इसका डिसीजन लेने में ही हमें थोड़ा वक्त लगेगा, फिर बाद में जाकर हम बाद में उसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो IFRS जो है स्टैंडर्ड तो बड़े कई स्टूडेंट्स तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर थियोरेटिकल बहुत है अपना FR जो है। मैंने कहा दोस्तों क्या है ना कि ये जो थियोरेटिकल, जिस चीज को अपने लोग थियोरेटिकल कहते हैं, थियोरेटिकल मत कहे हैं आप, इसको कह सकते हैं कि ये आपका नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल थिंग्स है, जिसके अंदर अभी कोई वैल्यूज वगैरह अपने लोग नहीं पुट कर रहे। बट इन सारी चीजों को ध्यान में रखे बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और आजकल का अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ वो वाला अकाउंटेंट नहीं रह गया दोस्तों जो डेबिट क्रेडिट करके आगे निकल गया, खेल खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को जैसे पढ़ा वैसे ही उसको इसकी एंट्रियां उतार दी अपने बुक्स के अंदर। मेन बस वही बात है, मतलब अकाउंटेंट्स की भूमिका जो है आज के इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है ना। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत, मतलब कहते हैं ना कि जितने जो हाई प्रोफाइल, अगर आप कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की बात करोगे तो ये कॉर्पोरेट जो एंटरप्राइज है ये अपनी रिपोर्टिंग किस प्रकार से, मतलब उस लेवल की बनाए जो एक प्रकार से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरे और स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, है ना। मतलब आप आपस में ही प्लानिंग कर आके अपने हिसाब से चीजों को नहीं चला सकते हैं। ये सारी चीज दुनिया अब समझ चुकी है कि अग्रीमेंट पे कुछ और होता है और सब्सटेंस में कुछ और ही है। इसलिए तो स्टैंडर्ड्स का मतलब ये हुआ। अगर आप लोग सही तरीके से सीधे सीधे चलकर आप अकाउंटिंग करते तो IFRS दुनिया में आज होते ही नहीं, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग होती, है ना। तो कहने का मतलब IFRS आए ही इसलिए हैं क्योंकि कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो बहुत हैवी प्लानिंग कर लेते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, बुक्स को मैनिपुलेट करना यही काम होता है। और मैं बता देता हूं दोस्तों, IFRS आने के बाद में भी ये काम बंद तो नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत बहुत हद तक ये जो है रेगुलेट हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब कहता है इन सम अरेंजमेंट्स द डिसीजंस रिलेटेड टू हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड। स्क्रीन तो शेयर है ना, ये एक सेकेंड।
हाँ जी दोस्तों, तो देखिए, इन सम अरेंजमेंट्स द डिसीजंस रिलेटेड टू हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट इज यूज्ड आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द लीज टर्म कमेंसेस। यानी लीज टर्म चालू होने के पहले पहले ही ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो बता दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज के द्वारा अग्री कर लिए जाते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा किया जाएगा, है ना। सो दीज डिसीजंस विल नीड टू बी कंसिडर्ड इन कंजंक्शन with decisions made during the period of use to properly identify the party that directs the assets use. Simply specifying the output prior to the term does not on its own constitute the ability to direct the use. अब ये क्या कह रहा है यहां पे दोस्तों, ये कहना चाह रहा है अपने को कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज, during the period of use or direction given before the period of use, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपको ना साथ साथ में इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ऐसे अपन पहले ये नहीं कह सकते कि देखो ये आपने डायरेक्शन दे दिया था, इसके हिसाब से तो देखा जाए तो राइट टू यूज है हमारे पास में आया है या नहीं आया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज में क्या स्टेटस है ना। अब दोस्तों यहां पर ये थोड़ी सी चीज होती है कि कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही होगी, बट कोई बात नहीं है, जैसे ही हम इसका एग्जाम्पल करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्डअप कर लीजिए, देन फिर एग्जांपल कर लेंगे और काम हो जाएगा अपना। तो कहता है इन दोनों को आपको साथ में कैसे इवैल्यूएट करना है, इसका कोई एग्जांपल दो। मुझे एग्जांपल देने की दरकार ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दे रखा है दोस्तों, उसको अपन पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। अब कह रहा है इसका कुछ यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट दिया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस फ्लो चार्ट में अपने लोग इसको एग्जाम्पल के साथ में कोरिलेट करके ही आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये फ्लो चार्ट अपने को सबसे पहले कह रहा है कि identify the rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used, that is those that affect the economic benefits to be derived from the assets। सबसे पहले तो वो राइट्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, यानी ऐसा वो कौन सा राइट है जिससे राइट टू यूज या तो सामने वाले के पास में होगा या आपके पास में होगा। मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए और पार्टी बी है तो राइट टू यूज किसके पास में है, ए के पास में है या बी के पास में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कहने का मतलब अगर उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने से रिलेटेड कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो जिसके पास में उन चीजों का डिसीजन लेने का अधिकार होगा, वही क्या कहलाएगा, उस एसेट्स का मालिक और उस एसेट्स का सब्सटैंशियल एक प्रकार से ओनर, इकोनॉमिक ओनर, क्योंकि सारा फायदा उसी को मिल रहा है, सामने वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को चालू करने से पहले उन राइट्स के बारे में विचार करें जिनसे हम डिसीजन लेंगे। जैसे क्या होता है, एक एसेट्स में बड़े सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि आपको बताता हूं, एक तो होता है भाई उससे यूज रिलेटेड राइट्स, एक होते हैं आपके प्रोटेक्टिव राइट्स, ठीक है। तो दोनों में बड़ी अंतर होती है। जैसे प्रोटेक्टिव राइट्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर लीज की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव राइट का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। अब प्रोटेक्टिव राइट का मतलब मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया था वैसे अपने क्लास के अंदर, कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग है अपने मकान मालिक से किराए पे ली, राइट, या बिल्डिंग ऑफिस के लिए ली या घर के लिए ली, जो भी है, लेट्स से कि आपने ऑफिस के लिए अपना बिल्डिंग जो है वो रेंट पे लिया, ठीक है। अब आपको क्या अधिकार मिलता है, वो बिल्डिंग को यूज करने का अधिकार मिलता है ना, आप उस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं। आपको उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का अधिकार थोड़ी ना मिल जाता है कि ये लो मैं तो आपको लीज रेंट दे रहा हूं इसलिए चलो अब मेरी बिल्डिंग हो गई, ये मेरी बिल्डिंग है, सब्सटैंशियल ओनर मैं हूं इसका, तो मैं जो चाहूं वो करूं। तो जो चाहूं वो करूं का मतलब ये थोड़ी कि बिल्डिंग को गिरा दे भाई, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। लेट्स से कि आपने कोई मोटर व्हीकल है वो लीज रेंट पे ले लिया, एंड मोटर व्हीकल लीज रेंट पे लेने के बाद में अब आपने क्या किया, आपके पास में क्या अधिकार आया, है ना। लेट्स से कि इसके अंदर लीज है, आइडेंटिफाइड एसेट्स है और ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
तो आप तो कहोगे कि सर ये मोटर व्हीकल मेरी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, राइट टू यूज द मोटर व्हीकल, ये इस नाम से एसेट्स मेरी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, तो ये तो मेरी एसेट्स हो गई, अब मैं जो चाहूं वो करूं। तो कल को आजकल वो चल रहा ना पॉपुलर इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर के अंदर आपने उसके अंदर स्लो मोशन के अंदर उसका कांच तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या ये आप काम कर पाएंगे? क्या ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। मेरा जो मन आए वो कर लूंगा क्या मैं उस एसेट्स के साथ में? ये तो पॉसिबल नहीं है। बट क्या इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर लीज के डिसीजंस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे अपन? जैसे सपोज करो आपके पास में उस गाड़ी को यूज करने का अधिकार आपको मिला है, सामने वाला बोलता है भाई मेरी गाड़ी का फिजिकल डैमेज तो मत करियो कहीं, है ना, कहीं ठोक वोक तो मत दियो, या फिर इसको उजाड़ मत देना, बिगाड़ मत देना, है ना। एक प्रकार का प्रोटेक्टिव राइट होता है एसेट्स का, उसका जो असली मालिक होता है, जो कागजी मालिक जो होता है। भले ही सारे बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं, गाड़ी को हम चला रहे हैं, लेकिन असली मायने में इन्वेस्टमेंट गाड़ी में तो उसका है, तो उसको चिंता सताई रहेगी ना कि भाई मेरी एसेट्स का फिजिकल डैमेज तो नहीं करोगे ना कहीं, कम से कम। तो कहने का मतलब अगर वो अपने को इस चीज का रेस्ट्रिक्शन देता है कि भाई देखो ये आपको गाड़ी चलाने के लिए दी है, लेकिन फिजिकल डैमेज कर दिया आपने तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, गाड़ी खराब होती है, मेंटेनेंस मांगती है, वो सारी चीजें देख लेंगे, आपस में मिलकर डिसीजन ले लेंगे कौन उसकी कॉस्ट को बियर करेगा। बट कल को आप तो गाड़ी ठोक दोगे तो फिर बाद में मेरा तो नुकसान हो जाएगा, वो चीज मैं तो आपसे रिकवर करूंगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये अब मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप गाड़ी ठोकना मत या गाड़ी को तोड़ना मत, दैट मीन्स ये तो नहीं है ना कि आप उस असेट्स को यूज करने से वंचित रह गए, या आपको मैं राइट ऑफ यूज जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। राइट ऑफ यूज मैं ट्रांसफर कर चुका हूं, एक मकान मालिक अपने किराएदार को राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर चुका है, ठीक है ना। और अगर अपन इसमें बात ही अच्छी अच्छी वाली बात करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करते हैं, अब आपने कॉर्पोरेट ऑफिस किराए पे लिया है, तो कहने का मतलब ये तो है नहीं कि ओवरनाइट आप उसको चेंज करते रहोगे, किराए पर ही चलता रहेगा वो। जैसे मतलब आप जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग मैंने किराए पे ली है, उसको मैं वहां पे शिफ्ट हो गया हूं, तो जब मैं वहां पे शिफ्ट हो गया हूं तो दैट मीन्स ये है ना कि उसमें मैंने बहुत सारा सब्सटैंशियली रेनोवेशन वगैरह कराया होगा, है ना। पहले भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ऐसा। तो जब आपने उसके ऊपर इतना सारा काम किया है, ठीक है, तो आप अंदर ही अंदर कई बार क्या करते हो, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो, अपने हिसाब से आप केबिनेट वगैरह बनाते हो, क्यूबिकल्स बना देते हो, है ना। तो जो भी है मतलब, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से, कि ये जो राइट जो है ना, ये राइट दो प्रकार के होंगे, एक जो यूज से रिलेटेड होंगे, एक जो है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट्स होंगे। तो जो प्रोटेक्टिव राइट होंगे ना, प्रोटेक्टिव राइट के बेसिस पर आप लीज आइडेंटिफाई होने से वंचित नहीं रहेंगे, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीज हो सकती है। प्रोटेक्टिव राइट अपनी जगह है, सुरक्षित है, मतलब चीजों को सुरक्षित रखने का अधिकार जो है वो डेफिनेटली आपके पास में होना चाहिए, बीइंग यू आर द लीगल ओनर। आई होप दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी, और भी इसका एग्जाम्पल करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको राइट्स में पहले बाइफरकेशन कर लेना है, ठीक है, कि क्या वो राइट ऐसा वाला राइट है जिससे आपका ROU प्रभावित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर आपका राइट ऑफ यूज उस पर इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस चीज को इवैल्यूएट करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस चीज को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हाँ, हम उन राइट्स को इवैल्यूएट करेंगे जो ये बताएंगे हमको कि असली मायने में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है उस एसेट से रिलेटेड, कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज गोइंग टू बी यूज्ड, राइट। तो देखिए अब कहता है आर द डिसीजन मेड रिलेटेड टू द राइट्स आइडेंटिफाइड अबव प्री डिटरमाइंड। तो जो आपने स्टेप नंबर 1 में, यहां पर आपने जो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों, ये स्टेप में आपने जो राइट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है ना, वो राइट्स का डिसीजन मेकिंग क्या आपने प्री डिटरमाइन कर लिया है? कौन करने वाला है इनकी डिसीजन मेकिंग? हाँ, हमने इसका डिसीजन मेकिंग पहले ही कर लिया है। आर द डिसीजंस मेड रिलेटेड टू द राइट्स आइडेंटिफाइड अबव प्री डिटरमाइंड? हाँ, यस और नो, ठीक है। तो अगर यस तो हम क्या करेंगे, कहता है डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट और डायरेक्ट अदर्स टू ऑपरेट। देखिए दो बातें, या तो कस्टमर खुद या फिर कस्टमर किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज करो मैंने कोई गाड़ी लीज पर ले ली, अब वो गाड़ी को मैं खुद चला सकता हूं, राइट। अब रही बात ये कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है, तो वो क्या खुद गाड़ी थोड़ी ड्राइव करेंगे, उसके लिए वो ड्राइवर रख लेंगे। तो जब वो ड्राइवर रख लेंगे तो वो जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर क्या है, अब आप तो बोलोगे ड्राइवर मालिक हो गया उस गाड़ी का,
ड्राइवर मालिक नहीं हुआ है, ड्राइवर तो यूज का डायरेक्शन अपने मालिक से लेता है। बोलो साहब कहां पे जाना है, कहां पे लेके चले गाड़ी को, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है, आपके पास में है ना। और वो जो ड्राइवर है वो बस आपकी बात मान रहा है। तो समटाइम्स ये गाड़ी वाला एग्जांपल आपको बहुत इजी लग गया, लेकिन समटाइम्स रियल लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसमें अपने को ये चीज निकालनी पड़ेगी, केस को पढ़कर, एक्सट्रैक्ट को पढ़कर अप्लाई करना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड अपने को, है ना। गाड़ी वाला तो बहुत ये एग्जांपल जो है वो बहुत सरल हो गया यहाँ पर। जैसे फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कितने प्लांट ऑपरेट होंगे, प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कितने लेवल पे उसको ऑपरेट किया जाएगा, प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन का कंक्लूजन, क्रक्स निकालना पड़ेगा आपको और पता लगाना पड़ेगा कि ये किसके पास में राइट चला गया है। तो डज द कस्टमर, या तो वो खुद ऑपरेट करे उस चीज को, या उसने कोई किसी दूसरे को उसको ऑपरेट करने के लिए दिया गया है, तो वो व्यक्ति कस्टमर से डायरेक्शन लेकर उस चीज को यूज कर रहा है। तो कहता है द एसेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज वर्ड जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप जान ही गए हो। विदाउट सप्लायर हैविंग राइट टू चेंज दोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है, विदाउट सप्लायर, यानी सप्लायर का कोई इंटरफेरेंस यहां पे नहीं होना चाहिए। हैविंग राइट टू चेंज दोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब असेट्स को कैसे यूज करना है सप्लायर के हाथ में नहीं, पूरा पूरा कस्टमर के हाथ में है ये। तो ऐसी कंडीशन में यस 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 का मतलब क्या हो गया, कस्टमर के पास में ही राइट टू यूज है सर जी। लेकिन अगर ये यहां पे नो हुआ, पहले से नो हुआ है ना, ये वाला यस, इसके बाद में अपन को ये वाला पढ़ना ना, नो। नो का मतलब क्या है, तो देखिए नो का मतलब ये है कि राइट्स जो हमने आइडेंटिफाइड किए थे वो अभी प्री डिटरमाइंड नहीं हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पहले अभी प्री डिटरमाइंड नहीं हुए हैं कि कौन उस चीज को यूज करने वाला है, नो। तो फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद में डिटरमाइन करो कि कौन यूज करेगा। डज द कस्टमर होल्ड द राइट्स, यस, तो कस्टमर के पास ही राइट है। अगर नो तो फिर बाद में कस्टमर के पास में राइट नहीं, सप्लायर के पास में राइट है। तो बहुत ही सीधी बात है दोस्तों, घुमाने फिराने की बात नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद में कभी भी डिसाइड करें, असली मायने में डिसीजन मेकिंग पावर जिसके हाथों में रह जाती है वही उस असेट्स का असली इकोनॉमिक यूजर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम क्या कहते हैं, एक तो लीगल यूजर हो गया, एक मतलब लीगल ओनर हो गया, एक इकोनॉमिक ओनर हो गया। लीगल ओनर जिनके नाम पर चीजें हैं, इकोनॉमिक ओनर जो चीजों को यूज करता है, असली मायने में यूज करता है। ठीक है, तो अब ये वाला ब्लॉक हो गया ना आपका। अब एक काम करते हैं, इतने ब्लॉक पर एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना। इस वाले ब्लॉक पर अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, बाकी का आगे बाद में पढ़ेंगे ताकि इसको कनेक्ट कर सके एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन 9 में क्या कहता है, कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर वाई टू यूज अ व्हीकल फॉर अ 5 ईयर पीरियड। तो चलिए व्हीकल का ये एग्जाम्पल हो गया, 5 साल के लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। नाउ देखिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, बाद में अपन पता लगा पाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका नेचर क्या है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ना। सो द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, supplier Y cannot substitute another vehicles unless the specified vehicle is not operational, for example if it breaks down under the contract। तो देखिए दोस्तों, X और Y दो सिंपल पर्सन हैं, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो व्हीकल के यूज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और व्हीकल के यूज के कॉन्ट्रैक्ट में आपको सीधी एक पहली कंडीशन बता दी गई है, और वो ये कि व्हीकल का रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देयर इज नो सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट, है ना। पुराने वाले चीजों को भूलते मत जाना, सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट इज एब्सेंट ओवर हियर। तो क्या सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट एब्सेंट होते ही लीज का कॉन्ट्रैक्ट बना दें उसको, अरे नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट करनी है। तो सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट नहीं है, बिना मर्जी आपके, बिना परमिशन के, या फिर ऐसे ही आप नॉर्मल अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो, उसका फोन आ गया, सर आप उतरो अभी गाड़ी से, अभी की अभी दूसरी गाड़ी भिजवाऊंगा मैं आपको, तो इसको ही तो सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट कहते हैं ना। सामने वाले के पास में डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास में ये एसएसआर जो है, सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सप्लायर के पास में नहीं है, अनटिल अनलेस यदि आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस की उसके अंदर जरूरत हो, तो सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे
आपको रिप्लेस करके दूसरा मॉडल जो है वो दे, या सेम टाइप की जो भी चीज जो है, मतलब एक प्रकार से वो सर्विस होती है। ये आपकी नॉर्मल कहते हैं ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब सुनिए, कहता है कस्टमर एक्स ऑपरेट्स द व्हीकल, दैट इज ड्राइव्स द व्हीकल और डायरेक्ट्स अदर्स टू ऑपरेट द व्हीकल, फॉर एग्जांपल हायर्स अ ड्राइवर। ऑब्वियसली बात है, देखिए एक्स जो है वो खुद भी गाड़ी चला सकता है, ड्राइवर भी रख सकता है, वो एक्स की इच्छा है। कहता है कस्टमर एक्स डिसाइड्स हाउ टू यूज द व्हीकल with contractual limitations. For example, throughout the period of use, customer X decides where the vehicle goes as well as when or whether it is used and what it is used for. Customer X can also change these decisions throughout the period of use. अब देखिए दोस्तों, लीज पे यदि गाड़ी ली है तो जो लेसर होता है, मतलब जो ओनर है उस गाड़ी का, उसको पूछ के बार बार जाएंगे क्या कि भाई हम आज यहाँ पे जा रहे हैं, हम वहां पे जा रहे हैं, आपकी परमिशन है कि नहीं है, राइट। तो अगर ये परमिशन लेना है तो फिर वो गाड़ी ही आपकी नहीं है उस पर्टिकुलर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज में, आप तो उस चीज के इकोनॉमिक ओनर नहीं हो, है ना। आपके पास में तो सिर्फ वो एक प्रकार से ओला उबर की तरह है, जो आप किसी सर्विस पे निकल रहे हो, मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, उसका रेंट दे रहे हो, बस सिंपल सी बात है, विजिट बेसिस पे है। अब कह रहा है ये विद इन कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशन। अब इसकी कुछ सर्टन कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशन है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई एक परमिट होता है कि भाई यहां से बाहर नहीं जा सकते, स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, या इन स्टेट्स में ही जा सकते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस क्या राइट ऑफ यूज को डिनाई कर देती है क्या? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस तो स्कोप डिफाइन करती है कि जो लीज का स्कोप है उसके अंदर अंदर रह के डिसीजन लेना है। पढ़ा था ना अपन ने पहले क्लास में कि डिसीजन जो है वो कैसे लेना है, अपने को स्कोप के अंदर रह रह के ही डिसीजन लेना है, स्कोप के बाहर जाकर तो डिसीजन ले ही नहीं सकते, राइट। अगर आपको आपके ही सिटी के अंदर गाड़ी को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, तो आप सिटी के बाहर नहीं जा सकते, तो दैट मीन्स कि वो तो स्कोप हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में तो शहर से बाहर जाने का तो राइट ही नहीं है, इसलिए मेरी तो ये गाड़ी नहीं हो सकती, मतलब मेरे बैलेंस शीट में ये राइट ऑफ यूज व्हीकल जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए उसी के स्कोप के अंदर अंदर, राइट। तो ये वाली बात हो गई। अब कहता है सप्लायर वाई प्रोहिबिट सर्टेन यूज ऑफ द व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल देखिए मूविंग इट ओवरसीज, बाहर नहीं लेके जा सकते, एंड मॉडिफिकेशंस टू द व्हीकल टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन द एसेट्स। और कह रहा है देखो मेरी गाड़ी को मॉडिफाई मत करा लेना, कल को मेरी गाड़ी तो नॉर्मल स्विफ्ट डिजायर है और आप उसको उसकी बॉडी चेंज कराकर उसको BMW शक्ल में बना तो दोगे, लेकिन वो गाड़ी बनेगी नहीं BMW, और मेरी गाड़ी खराब और कर दोगे, है ना। तो कोई भी प्रकार का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, रंग भी चेंज नहीं कर सकते, सेम मेरा यही रंग रहेगा, है ना। तो अब जैसे ये कलर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते, आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, आप गाड़ी को तोड़ नहीं सकते, ये सब क्या है? ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट दीज आर ऑल बिलोंग्स टू सम प्रोटेक्टिव राइट्स। ठीक है। अब कहता है वेदर कस्टमर एक्स हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द व्हीकल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज मतलब कितना साल? 5 ईयर का पीरियड है। इन 5 सालों में ये अधिकार किसके पास में है इस गाड़ी को यूज करने का, व्हीकल को यूज करने का? तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको पढ़कर एकदम ही क्लियर हो गया होगा केस को कि स्टैंडर्ड की मदद लेने की दरकार नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड भी लॉजिकली बनते हैं, स्टैंडर्ड में अंदर इलॉजिकल बातें तो कोई होती नहीं है। जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो आपको यही समझ में आएगा अब कि हाँ भाई एक्स के पास में ही ये अधिकार है, वाई जो है उसने व्हीकल आपको यूज करने के लिए दिया है, लीगल ओनर वाई है, इकोनॉमिकल यूजर जो है वो एक्स है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वाई के पास में ये प्रोटेक्टिव राइट्स है। देखिए प्रोटेक्टिव राइट्स तो होंगे ही ना, है ना। प्रोटेक्टिव राइट हमारे लीजिंग के डिसीजन पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे और ये डेफिनेटली राइट टू यूज हो जाएगा। तो आंसर क्या कहता है? देखिए यस, कस्टमर एक्स हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड व्हीकल throughout the period of use because it has right to change how the vehicle is used, when or whether the vehicle is used, so where the vehicle goes and what the vehicle is used for। तो क्या हुआ? ये जो लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी ना दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट वाली लाइन है यही है बस इसका आंसर कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड, और इसकी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? इसकी डिसीजन मेकिंग कस्टमर के हाथ में है, तो कस्टमर के पास में राइट ऑफ यूज है। इसकी डिसीजन मेकिंग सप्लायर के हाथ में है, तो फिर सप्लायर के पास में राइट ऑफ यूज है ना। तो ये हो गया। देखिए कहता है सप्लायर्स वाइज लिमिट्स ऑन सर्टेन यूजेस ऑफ द व्हीकल एंड मॉडिफिकेशंस
are considered protective rights that define the scope of customer X's use of the asset but do not affect the assessment of whether customer X directs the use of the asset। दोस्तों ये क्लियर हो गई आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहां तक का अपना ये फ्लो चार्ट पूरा हुआ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए आगे क्या कहना चाहता है ये, यहां से अगर नो हो गया तो अपन इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना कि डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट इन अ वे दैट डिटरमाइंड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास में कस्टमर के पास में राइट टू ऑपरेट आ जाता है या फिर उसके पास में ऐसा कोई राइट आ जाता है कि वो दूसरे से उस एसेट्स को ऑपरेट करवा सके, तो क्लियर उसी के पास में राइट ऑफ यूज है। लेकिन समटाइम्स कस्टमर के पास में एसेट को डिजाइन करने का राइट आता है, ठीक है, और ये डिटरमाइन करना कि उस एसेट को यूज कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से उसको यूज किया जाएगा, किस काम में उसको यूज किया जाएगा, इसकी डिजाइनिंग जो है वो यदि कस्टमर करता है तो सीधी बात है कस्टमर करता है तो कस्टमर के पास में राइट ऑफ यूज है। लेकिन यदि ये डिजाइनिंग कस्टमर नहीं कर पाता तो फिर बाद में ये राइट जो है वो सप्लायर के पास में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिजाइन है, डिजाइन का मतलब क्या है, डिजाइन का मतलब ये हो गया कि समटाइम्स हम असेट्स को तैयार इस प्रकार से करवाते हैं जैसे अपने कस्टमाइजेशन के बेसिस पर, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे असेट्स तैयार करवाते हैं, है ना। तो जैसे कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी जो है वो सप्लायर से कह के अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाया, तो अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि यूजर बेस्ड एसेट्स हो गया, ये यूजर बेस्ड कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक एसेट्स हो चुका है। तो अगर ऐसा कस्टमाइजेशन आ जाता है तो उस कस्टमाइजेशन के रिजल्टिंग ये समझ लीजिए कि ऐसा राइट जो है वो कस्टमर के पास में ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि डिजाइनिंग उसने करवाई है, राइट, कस्टमर ने वो डिजाइनिंग करवाई है। और कस्टमर ने जब वो डिजाइनिंग करवाई है तो कस्टमर ही उसका एंड यूजर हो गया, वही उसको यूज कर पाएगा, है ना। तो बस सीधी बात है कि कस्टमर के पास में ये डिजाइनिंग का अधिकार वगैरह है और कस्टमर ये सब चीजें डिसाइड कर सकता है, तो फिर राइट ऑफ यूज कस्टमर के पास में होगा, अदरवाइज वो सप्लायर के पास में ये होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, डिजाइनिंग के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एजुकेशनल मटेरियल से करवा देता हूँ, क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल में नहीं है। बेसिकली कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 एजुकेशनल मटेरियल इंडेक्स 116 आपके पास में रहना चाहिए, ये डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके पास में नहीं है तो वीडियो पॉज करके। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है एंटिटी एक्स जो कि कस्टमर है enters into a contract for 6 years with entity Y, ये है supplier। So as per the contract, entity Y is required to install an air conditioning plant in its office premises। तो जो सप्लायर है उसको X के ऑफिस premises में AC का प्लांट जो है, सेंट्रलाइज्ड AC प्लांट है, बड़ा प्लांट होगा, तो ये इंस्टॉल करवाना है। कहता है एयर कंडीशनिंग प्लांट इज डिजाइंड एज पर द स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय एंटिटी एक्स। अब बताइए ये डिजाइनिंग कौन करा रहा है, एंड कंज्यूमर अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये डिजाइनिंग हो रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है कि सेंट्रलाइज एसी होता है तो फिर बाद में वो उसका जो मेन जो प्लांट है वो कहाँ पे बैठाया जाएगा, फिर रूट्स जो है उसके विंड के कहाँ से निकाले जाएंगे, तो ये सारी की सारी चीजों में हाई लेवल का कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि वो चीज जो इस कस्टमर के काम में आ रही है वो हर के काम में आए, क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक हो गया, कस्टमर स्पेसिफिक हो गया। तो ये डिजाइनिंग हम करवा रहे हैं, बीइंग अ कस्टमर, बीइंग एंटिटी एक्स, हम लोग ये डिजाइनिंग करा रहे हैं। तो कहता है टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंडीशनिंग प्लांट एंटिटी वाई प्रोवाइड्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। देखिए उनका काम सिर्फ प्लांट लगाना ही नहीं है, उसको ओएम सर्विस भी उसकी मिलेगी आपको, ओएनएम ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस भी मिलेगी रेगुलर बेसिस पर, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और जो रेगुलर ऑपरेटिंग मेंटेनेंस तो मिलेगी, लेट्स से कि कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो वो जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी वो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। नाउ हाउएवर एंटिटी एक्स डिसाइड्स एंड डायरेक्ट्स द आवर्स ऑफ ऑपरेशंस एंड द फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग ऑन विच एंड एट व्हाट टाइम द कूलिंग इज रिक्वायर्ड and the temperature to be maintained by the air conditioning plant। एंड यूज कौन कर रहा है, एंटिटी एक्स। अब कितना टेम्परेचर रखना है इसके लिए एंटिटी वाई की परमिशन थोड़ी ना लेंगे अपन, राइट। तो अगर एंटिटी वाई से परमिशन लेनी होगी तो फिर बाद में काम ही क्या हुआ, है ना।
तो अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कह रहा वेदर एंटिटी एक्स हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एयर कंडीशनिंग प्लांट। ऑब्वियसली इसका आंसर यही होगा ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज में जो एयर कंडीशनिंग प्लांट है उसका डायरेक्ट टू यूज किसके पास में है, राइट टू डायरेक्ट टू यूज है एंटिटी एक्स के पास में। तो वही एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन, एक लाइन जो आपको हमेशा हाईलाइट रखनी है, इसमें वो बोल्ड में नहीं लिखी हुई है इसलिए ढूंढनी पड़ रही है मुझे। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे इटैलिक्स में इन्होंने लिख रखा है। तो ये जो है ना, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड, सारा का सारा जो डिसीजन है वो इसको ध्यान में रखते हुए हम ले रहे हैं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड। तो देखिए पर्पस हमारा है, इसको यूज कैसे करना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। बस उस व्यक्ति ने तो क्या किया है, आकर जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने आकर हमारे यहाँ पर एसी का एक प्लांट लगा दिया। तो अब बताइए जिन्होंने ये जो एसी का ये प्लांट हमारे ऑफिस प्रेमाइसेस में लगाया है, ये एसी का प्लांट लगाना क्या उसने हमें सर्विस दी है या हमने ये एसी का प्लांट जो है एक प्रकार से लीज पर ले ही लिया है। ऑब्वियसली उसके लिए अपने को रेंटल पे करना पड़ेगा, यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का हुआ तो हम उसको रेंटल नहीं कहेंगे, हम उसको सर्विस चार्जेस कहेंगे, राइट। वो सर्विस एक्सपेंसेस बोलकर आपके प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो जाएंगे। अगर ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे प्लांट एक आइडेंटिफाइड एसेट्स है, उसमें कोई सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लांट को बदला थोड़ी ना जा सकता है। अब भले ही चाहे कॉन्ट्रैक्ट में वो सब्सटैंशियल, अब देखिए दोस्तों ये आ गया ना एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट हो गया एक प्रकार से। आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर चीज में सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन मैं कह देता हूं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशंस दैट देयर इज अ सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कहेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में यदि सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट है तो सोच के देखिए क्या ये हाईली कस्टमाइज्ड प्लांट जो वेंडर ने इंस्टॉल किया है आपके प्रेमाइसेस में, क्या ये बार बार में सब्सटीट्यूटेबल है। सोचिए जरा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि ऑल टुगेदर सब कुछ ही खराब हो गया है ना, जो कि बहुत रेयर चांस में पॉसिबल हो पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी है बट प्रैक्टिकली नहीं लग रहा, तो आईएफआरएस यहाँ पे क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में एसएसआर जो है वो नहीं है और आइडेंटिफाइड एसेट्स है इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या है, सेंट्रलाइज्ड वो एसी का प्लांट। तो आप इसको ना लीज के कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाइए और इस एसेट्स को बुक करिए, और जो आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है पेमेंट करने का, उसे पेमेंट को खर्चा नहीं बल्कि उसे आप क्या माने, अपने इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट माने टुवर्ड्स राइट ऑफ यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट्स। ठीक है ना। तो कंक्लूजन देखिए क्या है यहाँ पे, although entity Y has right to operate or maintain the plant and these rights are essential for the efficient use of the plant as stated in paragraph so and so of this index, these are not rights to direct how and for what purpose the assets is used। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, रिपेयर मेंटेनेंस करना, ये O&M का अधिकार जो है वो वेंडर के पास में है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये आपके प्रोटेक्टिव राइट्स हैं और प्रोटेक्टिव राइट्स हैं, इससे आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेंस एंटिटी एक्स has the right to direct the use of the air conditioning plant as it has right to make the decisions about the use of air conditioning plant during the period of contract। तो ये अपना डिजाइनिंग पे एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद ये भी डिजाइनिंग का ये लगता है, डिजाइन 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 वर्ड है क्या इसमें, बनाया है हमने। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं, आइए। एंटिटी एक्स अ यूटिलिटी कंपनी कस्टमर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20 इयर्स विद एंटिटी वाई अ पावर कंपनी सप्लायर, ओके, सो टू इंस्टॉल ऑपरेट एंड मेंटेन अ सोलर पावर स्टेशन टू फुलफिल द पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिटी एक्स। देखिएगा क्या है, एंटिटी एक्स को पावर की जरूरत है और एंटिटी वाई जो है वो एक प्रकार से सोलर पावर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल कर देगी, कहां पर, एंटिटी एक्स के प्रेमाइसेस में या जहां पे भी उसके पास में स्पेस अवेलेबल रहेगा, है ना। पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ये स्टेशन बनवा रहे हैं, ठीक है। सोलार पावर स्टेशन जो है वो पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। द टीम ऑफ प्रोफेशनल एंगेज बाय एंटिटी एक्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द पावर स्टेशन एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पावर स्टेशन।
The power station is to be constructed as per the design and other specification provided by entity X. Okay, so डिजाइनिंग कौन करवा रहा है? एंटिटी X करवा रहा है अल्टीमेटली। लेकिन क्या इस डिजाइनिंग पे एंटिटी X का अधिकार है कि नहीं है यूज करने का, ये देखना पड़ेगा। तो कहता है एंटिटी X हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू रिसीव एंड द ऑब्लिगेशन टू टेक एनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड। देखिए, जो भी एनर्जी है उस एनर्जी से रिलेटेड जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो एंटिटी X के हाथों में रहेंगे। साफ साफ इन्होंने कह दिया। अब कहता है वेदर एंटिटी X हैज राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द सोलर पावर स्टेशन। ऑब्वियसली बात है। देखिए दोस्तों, सोलर पावर स्टेशन अब सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथों में आ चुका है? एंटिटी X के हाथों में आ चुका है। सामने वाले पर्सन का, दैट इज एंटिटी Y का काम सिर्फ इतना ही है कि वो सोलर पावर स्टेशन बना के दे, उसे रेगुलरली ऑपरेट कर दे, मेंटेन कर दे। ठीक है, हो सकता है लीगली वो उसके नाम पर हो, उसी का हो, लेकिन हम एक बार हमारी यूजेस के हिसाब से इसे रेंट पे ले रहे हैं, इसे लीज पे ले रहे हैं, जब तक के ये कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, 10 साल का। देखिए कितने साल का है ये? 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। 20 ईयर्स के लिए ये सोलर पावर स्टेशन मेरा, बाद में आप ले लेना। तो क्या इन 20 ईयर्स में मुझे इस सोलर पावर स्टेशन को मेरी बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा अपना। Entity X has designed the solar power station and thereby predetermined any decisions about how and for what purpose it is used. So entity X is considered to have the right to direct the use. Although regular maintenance of the solar plant may increase the efficiency of the solar panels, it does not give the entity Y the right to direct how and for what purpose the solar power station is used. तो सर सीधी सी बात है, रेगुलर वो जो लाइन है ना, वो मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की, इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। राइट, इसी चीज के ऊपर सारा डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो ये एंटिटी X के हाथों में कंट्रोल दे देता है, एंटिटी X के हाथों में डायरेक्ट टू यूज दे देता है। इसकी वजह से एंटिटी X इसका यूजर बन जाता है, इकोनॉमिक यूजर, और एंटिटी X के पास में इसका अधिकार आ जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो अब ये मेरा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हो गया दोस्तों। ये पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में इन सारे 1 से लेकर 2-3 पेजों का ये समराइजेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। बट हालांकि हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। पहले इस राइट टू यूज के क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में ये देखिए क्या कहता है, एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन अ फैसिलिटी। ठीक है, तो फैसिलिटी क्या है? बेसिकली फैसिलिटी कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई और भी चीज हो सकती है जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो सकता है ना, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्शन वगैरह कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एंटिटी ए डिजाइन द फैसिलिटी एंड प्रोवाइडेड इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो डिजाइनिंग किसने करी है? एंटिटी ए। अपना उसने भाई मतलब बता दिया रिक्वायरमेंट की हमको इस प्रकार की फैसिलिटी की जरूरत है, और अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी। सप्लायर एच ओन्स द फैसिलिटी एंड द लैंड। तो एच के पास में फैसिलिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर है और उसके पास में लैंड भी है। अच्छा, एंटिटी ए स्पेसिफाइज हाउ मेनी पार्ट्स इट नीड्स एंड व्हेन इट नीड्स टू व्हेन इट नीड्स द पार्ट्स टू बी अवेलेबल। ओके, तो बेसिकली कितने पार्ट्स की जरूरत होगी और कब कब जरूरत होगी, ये सारी की सारी बातें एंटिटी ए बताएगा। सप्लायर एच ऑपरेट्स द मशीनरी एंड मेक्स ऑल ऑपरेटिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, so as long as it meets the contractual requirement to deliver the specified number on the specified dates. ठीक है, so assuming supplier H cannot substitute the facility and hence is an identified assets. देखिए दोस्तों, सब्सटीट्यूशन राइट जो है वो आपका निकलना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पहला टेस्ट तो वही हो जाएगा आपका। तो ऐसे सारे इस क्वेश्चन के अंदर एब्सेंट है, सब्सटैंशियल सब्सटीट्यूशन राइट इसमें नहीं है, तभी तो आगे की बातें हो रही है। ठीक है, कहता है विच पार्टी हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट्स दैट इज द इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। तो ये जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के अंदर आपको जो इक्विपमेंट वगैरह जो मिल रहा है, ठीक है, उस इक्विपमेंट का अधिकार, राइट टू कंट्रोल द यूज, राइट टू डायरेक्ट द यूज, इसका अधिकार किस पर्टिकुलर पर्सन, किस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पास में है? एंटिटी ए के पास में है या फिर एंटिटी बी के पास में? बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अपना आंसर इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाएगा। क्या कि डिड द कस्टमर डिजाइन दी एसेट्स? अभी तक तो आंसर इसका यस है, कस्टमर ने एसेट को डिजाइन करी है इन अ वे दैट डिटरमाइंड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। नो, द आंसर इज नो, क्योंकि ये सारा का सारा काम अभी कौन कर रहा है? वाई, एंटिटी वाई के हाथों में आ चुका है। राइट, तो अगर ये यहां से नो हो गया है तो आंसर नो होने के बाद में सप्लायर के पास में चला गया ना ये राइट। तो अब ये यहां से नो कैसे हुआ? अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट आ रहा है
तो देखिए इस क्वेश्चन को वापस पढ़ के देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है, कहां गया, ये देखिए ये रहा है कि सप्लायर एच operates the machinery and makes all operating decisions including how and when the parts are to be produced। कब प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और कैसे प्रोडक्शन करना है, सारे के सारे ऑपरेटिंग डिसीजन एच लेगा। सो एज लॉन्ग एज इट मीट्स द कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स टू डिलीवर द स्पेसिफाइड नंबर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो एंटिटी ए को किस चीज की जरूरत है, जो प्रोडक्ट की जरूरत है वो एच सप्लाई कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और जैसे जैसे एंटिटी ए को जरूरत है, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एच तो उसकी सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर मेरा काम एंटिटी ए की डिमांड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। नाउ ए की डिजाइनिंग पर ये सारा काम हुआ है, बट ए डिजाइनिंग को स्टिल कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि ए के बस की बात नहीं है कि कितना प्रोडक्शन करना है, रोज कितना प्रोडक्शन करना है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस, सारी सारी की सारी चीजें जो है वो सप्लायर एच के पास में ही है। तो फिर एंटिटी ए के पास में है क्या, कुछ भी नहीं है। एंटिटी के ए के पास में तो सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट है रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उसको कुछ डिलीवर किया जाएगा, गुड्स डिलीवर किया जाएगा। तो ए और एच के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कभी लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड एसेट्स तो है, ये फैसिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी है, ये जिस भी नाम से आप इसके कहें, आइडेंटिफाइड एसेट्स है, सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। बट आई डोंट हैव राइट टू कंट्रोल द यूज, और इधर यू कैन से यू डोंट हैव एनी राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर इस फैसिलिटी, इस प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं मेरी बुक्स में बिल्कुल नहीं दिखा सकूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लीज के स्टैंडर्ड से बाहर हो जाएगा, है ना। तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें दोस्तों अच्छे से समझ में आने लग गई होगी। आइए इसके आंसर को पढ़ लेते हैं। कहता है एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट द यूज of the assets that most significantly drives the economic benefits because supplier H determines how and when the equipment is operated once the contract is signed. So therefore supplier H has the right to control the use of the identified asset during the period of use. Although entity A stipulates the product to be provided and has input into the initial decisions regarding the use of the assets through its involvement in the design of the assets. Now it does not have any decision making rights over how and for what purpose the assets will be used over the asset during the period of use. So this arrangement is a supply agreement, not a lease. आगे ना बात समझ में दोस्तों, तो यही बात है। देखिए आप अगर चीजों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो चाहे कैसा भी केस क्यों ना हो, आराम से हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये भी एक डिजाइन वाला ही क्वेश्चन था। आई थॉट ये डिजाइन का क्वेश्चन नहीं है, बट इसलिए मैंने एजुकेशनल मटेरियल के 2 क्वेश्चन ले लिए। चलो कोई बात नहीं, वहां के हो गए 2 क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला भी अपना क्वेश्चन हो गया अच्छे से। आइए अब इसका 11th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टॉपिक का। कहता है राइट टू डायरेक्ट द यूज, अच्छा वो तो टॉपिक है। एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी ए, जो कि एक शिप ओनर है, फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप। शिप एक आइडेंटिफाइड एसेट्स हो गया। एंटिटी एल डिसाइड्स वेदर एंड व्हाट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड। कौन डिसाइड करेगा, एंटिटी एल। क्या डिसाइड करेगा, वेदर एंड व्हाट। सो यहां पर सारा डिसीजन मेकिंग अभी तो एंटिटी एल के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं बाकी के फैक्ट से क्या कंक्लूजन निकल सकता है। एंड व्हेन एंड टू विच पोर्ट्स द शिप विल सेल throughout the period of use subject to restrictions specified in the contract। अब देखिए रेस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखिए समुद्र की भी एक सीमा होती है कि आप अपनी टेरिटरी से कहीं बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शन होगा। तो वो तो स्कोप का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, स्कोप है, विद इन द स्कोप आपको चेक करना है, तो स्कोप के बाहर तो आपको जाना ही नहीं है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन होगा तो वो आपका प्रोटेक्टिव राइट से रिलेटेड हो सकता है, या कोई एसेट्स को यूज करने से रिलेटेड हो सकता है। पहचानना पड़ेगा किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए these restrictions prevent entity L from sailing the ship into waters at a high risk of piracy or carrying explosive materials as cargo। तो देखिए सीधी बात है, यहाँ पर आप एक तो इसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल वगैरह जो है वो आप नहीं लेके जा सकते, तो दिक्कत हो जाएगी उसको, सामने वाले को ये पसंद नहीं है कि आप ऐसा कुछ उसके अंदर कार्गो के अंदर लेकर जाएं। और दूसरा ऐसी जगह आप अपने शिप को नहीं लेके जा सकते जहां पे हाई रिस्क ऑफ पायरेसी, मतलब वो होता है ना समुद्री लुटेरे जहाज को लूट जाते हैं, तो ऐसी जगह पे आप नहीं जा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये चीजों का रेस्ट्रिक्शन लगाने से हमारा एक प्रोटेक्टिव राइट, आप अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, सामने वाला जो शिप है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है,
So company A operates and maintains the ship and is responsible for safe passage. कौन कर रहा है? कंपनी ए ऑपरेट्स और मेंटेन्स द शिप, ओके, सप्लायर ही ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा, और सेफ पैसेज के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है. तो हु हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज? देखिए दोस्तों, ए के पास में महज प्रोटेक्टिव राइट्स हैं. ए के पास में सिर्फ महज प्रोटेक्टिव राइट्स हैं और कुछ भी नहीं है उसके पास में. सारा डिसीजन मेकिंग, ऐसे ऐसे जो डिसीजंस हैं जो असेट से यूज से रिलेटेड हैं, वो तो सारे के सारे किसके पास में आ गए हैं? वो तो सारे के सारे एंटिटी एल के पास में आ गए. तो एंटिटी एल ही तो इसका हुआ ना इकोनॉमिक ओनर, इकोनॉमिक यूजर. So entity L has the right to direct the use of the ship. So the contractual restrictions are protective rights in the scope of its right to use. So entity L determines how and for what purpose the ship is used throughout the 5-year period, because it decides whether, where and when the ship sails, as well as the cargo that it will transport. So entity L has the right to change these decisions throughout the period of use, and therefore the contract contains a लीज. तो आई होप दोस्तों अब ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा.